कानपुर से खबर, जफर सहित 4 आरोपियों की 2 दिन की पुलिस रिमांड मिल गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, 16 और 17 जून के लिए पुलिस को रिमांड मिल चुकी है। दोबारा पूछताछ के लिए 5 दिन की पुलिस ने रिमांड मांगी थी, जिनमें से 2 दिन की रिमांड मंजूर हुई है। हयात के बैंक खातों में करोड़ों के लेन देन के सबूत मिले थे। सूत्रों के हवाले से खबर है, जहां पुलिस अब इन लेन देन के बारे में हयात से पूछताछ करेगी। अलगाववादी संगठन से हयात के संबंधों का भी पता चला था। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली थी। साथ ही ये भी पता चला था कि कई संगठनों के द्वारा फंडिंग करने की जानकारी भी मिली है। इन रुपयों का इस्तेमाल हिंसा के लिए किया गया था। पुलिस पूछताछ में अब इन्हीं बातों की तस्दीक करेगी। तो सूत्रों के हवाले से कई जानकारियां मिली और अब पुलिस इससे संबंधित पूछताछ करेगी। रतीश त्रिवेदी हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। रतीश, 5 दिन की रिमांड मांगी गई थी, 2 दिन की रिमांड मिली है, क्या और जानकारी इससे जुड़ी? देखिए, इससे पहले भी जो कानपुर हिंसा और उपद्रव के मामले में मास्टरमाइंड है हयात जफर हाशमी और उसके 3 साथियों की 2 दिन की रिमांड दी गई थी, लेकिन पुलिस इस बार 5 दिन की रिमांड की अर्जी दी थी पुलिस ने। और लेकिन फिर भी 2 दिन की ही रिमांड दी गई है, 16 और 17 जून की। पुलिस की कोशिश होगी जो अनसुलझे सवाल हैं उनके जवाब लेने की और तमाम पूछताछ में जो खुलासे हुए हैं, जो तथ्य सामने आए हैं, उनकी तस्दीक करने की। कई ऐसे SIT 4 SIT इस मामले में जांच कर रही हैं। उनकी जांच में सामने ये आया है कि अलगाववादी संगठनों से भी हयात के संबंध थे और करोड़ों के ट्रांजैक्शन हयात और उसके जो NGO हैं उसमें देखने को मिले हैं। तो इन सबकी तस्दीक करने के लिए पूछताछ के लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि PCR मिले, लेकिन 5 दिन की PCR मांगी गई थी, 2 दिन की कोर्ट ने दी है और पुलिस की पूरी भरसक कोशिश होगी कि इसमें पूछताछ करते हुए इन खुलासों की तस्दीक कर ली जाए। जी ठीक, रतीश, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पुलिस को अब 2 दिनों की और रिमांड मिली है। कानपुर हिंसा से जुड़ी एक और खबर, हिंसा फैलाने के लिए बाबर ने सप्लाई किए थे हथियार। कुख्यात अपराधी रईस बनारसी का भांजा है ये बाबर, जहां कुछ समय पहले ही ये जमानत पर छूटकर बाहर आया है। विदेशी हथियारों की तस्करी में बाबर पूर्व में जेल जा चुका है। SIT की जांच में कई अहम सबूत मिलने की जानकारी है। यहाँ D2 गैंग का मेंबर अफजल भी पुलिस के रडार पर है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, हिंसा फैलाने के लिए बाबर नाम के एक व्यक्ति को पकड़, इस पर जहां अब पुलिस की नजर है और आरोप ये है कि इसने हथियार सप्लाई किए थे। कुख्यात अपराधी रईस बनारसी का ये भांजा है बाबर और कुछ समय पहले ही ये जेल से छूटकर बाहर आया है। विदेशी हथियारों की तस्करी में ये पहले जेल जा चुका है। SIT की जांच में कई अहम सबूत मिलने की जानकारी है, जिसके बाद अब ये तफ्तीश आगे बढ़ाई जा रही है। D2 गैंग का मेंबर अफजल भी अब पुलिस के रडार पर है। देखना होगा कितनी जल्द पुलिस इन तक पहुंच पाती है। हिंसा फैलाने के लिए बाबर ने हथियार सप्लाई किए थे और अब इसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। कुछ समय पहले ही ये जेल से बाहर आया है जमानत पर। विदेशी हथियारों की तस्करी में पहले भी बाबर नाम का ये व्यक्ति जेल जा चुका है। और अब खबर देते हैं, प्रयागराज से उपद्रवियों से कराई जाएगी हिंसा में हुए नुकसान की भरपाई। बड़ी खबर, जहां तकरीबन 1 करोड़ के नुकसान की भरपाई कराए जाने की तैयारी है। नुकसान की भरपाई के लिए क्लेम कमिश्नर ने यहां 3 दावे किए हैं। प्रयागराज में पहली बार किसी नुकसान की भरपाई के लिए दावा पेश होगा, जहां नगर निगम, PAC और पुलिस की ओर से ये दावा किया गया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, जहां तकरीबन 1 करोड़ रुपए के नुकसान की भरपाई अब इन्हीं उपद्रवियों से कराई जाएगी। उपद्रवियों से हिंसा में हुए नुकसान की भरपाई कराए जाने की तैयारी शुरू हो गई है। नुकसान की भरपाई के लिए क्लेम कमिश्नर के यहां 3 दावे। प्रयागराज में पहली बार किसी नुकसान की भरपाई के लिए दावा पेश किया गया, जहां नगर निगम, PAC और पुलिस की ओर से अब दावा किया गया है। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां हिंसा के दौरान सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया था और अब इसकी भरपाई इन्हीं दंगाइयों से, इन्हीं उपद्रवियों से कराई जाएगी। और इस बाबत अब तैयारियां हो रही हैं। तकरीबन 1 करोड़ रुपए के नुकसान की भरपाई कराए जाने की ये तैयारी है। नुकसान की भरपाई के लिए क्लेम कमिश्नर के यहाँ 3 दावे हैं। प्रयागराज में पहली बार किसी नुकसान की भरपाई का दावा पेश हुआ है। और ज्यादा जानकारी देंगे हमारे संवाददाता मोहम्मद मोइन। सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। मोइन, बताएं कि किस तरीके से ये भरपाई कराई जाएगी, क्या इसकी प्रक्रिया होगी? आपको बता दें कि संगम नगरी प्रयागराज में
शुक्रवार को जुमे की नमाज के दौरान जो हिंसा हुई थी उसमें बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ था। पीएससी के ट्रक समेत कई पुलिस वालों की जो बाइकें थी वो फूंक दी गई थी। इसके साथ साथ तमाम जो है वो सीसीटीवी कैमरों को तोड़फोड़ कर दिया गया था, केबल को जला दिया गया था। तो अलग अलग महकमों के तकरीबन 1 करोड़ रुपए की संपत्ति का नुकसान हुआ था। हालांकि इस 1 करोड़ रुपए का जो नुकसान हुआ है उसमें वो चीज भी शामिल है कि 10,000 के करीब जो सुरक्षा कर्मी लगाए गए हैं, उनकी जो सैलरी का खर्च है, उनके खाने पीने पर जो खर्च आ रहा है, उसकी भरपाई भी जो दंगाई है, जो उपद्रवी है, उनसे कराए जाने की तैयारी की जा रही है। तो 3 दावे जो है वो क्लेम कमिश्नर के यहाँ पेश कर दिए गए हैं और क्लेम कमिश्नर से ये अपील की गई है कि जो तोड़फोड़ करने वाले, हिंसा करने वाले लोग हैं, उनसे नुकसान की भरपाई कराई जाए और उसका हर्जाना जो है वो संबंधित विभागों को दिया जाए। तो अभी तो ये शुरुआत है और पहले दिन 3 दावे पेश किए गए हैं। इसके साथ साथ तमाम और जो विभाग हैं वो भी अपने दावे पेश कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको बता दें कि जो तमाम प्राइवेट लोगों की जो संपत्ति है उसको नुकसान पहुंचा है, उनकी वाहनों में तोड़फोड़ की गई है, उनके घरों पर पत्थर चलाए गए थे, घरों के कांच टूट गए हैं, तो वो लोग भी अगर चाहे तो क्लेम कमिश्नर के यहाँ दावे पेश कर सकते हैं। तो ये पहला मौका होगा कि प्रयागराज में हुई किसी भी हिंसा के मामले की जो क्षतिपूर्ति है, जो नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई दंगाइयों से, हिंसा करने वाले लोगों से कराए जाने की तैयारी है। और ये एक सख्त संदेश देने की भी कोशिश है कि अगर कानून को कोई हाथ मिलेगा, तोड़फोड़ करेगा, नुकसान करेगा, तो उसे कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, यही एक संदेश देने की कोशिश यहाँ की जा रही है। और आप हमारे साथ बने रहिएगा। मोहम्मद मोइन, ये एक बड़ी जानकारी हम अपने दर्शकों को दे रहे हैं, जहां पहली दफा प्रयागराज में ऐसा होने जा रहा है कि यहाँ अब उपद्रवियों से भरपाई कराई जाएगी हुए नुकसान की। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको दे दें, जांच के दायरे में अब कई पेट्रोल पंप और गेस्ट हाउस भी आ गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, प्रयागराज में जो हिंसा हुई है उससे जुड़ी हुई पुलिस कर रही है पेट्रोल पंपों और गेस्ट हाउस की भूमिका की जांच। आशंका है कि साजिशकर्ताओं ने बाहर से आए उपद्रवियों को मुफ्त में पेट्रोल भी मुहैया कराया था। हिंसाग्रस्त अटाला इलाके के आसपास के कई गेस्ट हाउसेस में वाहन भी खड़े किए गए थे। 5 पेट्रोल पंप और 5 गेस्ट हाउस के सीसीटीवी फुटेज अब खंगाले जा रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज के जरिए उपद्रवियों की पहचान की जा रही है। साथ ही मिलीभगत पाए जाने पर पेट्रोल पंप और गेस्ट हाउस संचालकों पर भी शिकंजा कसा जाएगा। तो यहाँ पूरी गहनता से इस मामले में जो लोगों की भूमिका रही है उसकी जांच हो रही है। और अब इसके दायरे में पेट्रोल पंप और गेस्ट हाउस भी आ चुके हैं। इनकी भूमिका की जांच अब पुलिस के द्वारा शुरू कर दी गई है। कई पेट्रोल पंप और गेस्ट हाउस जांच के दायरे में आ चुके हैं। मोहम्मद मोइन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहम्मद मोइन, किस तरह की भूमिका इनकी देखी गई है और क्या ये जहां पर हिंसा हुई उसी क्षेत्र के आसपास के पेट्रोल पंप और गेस्ट हाउसेस हैं? देखिए, प्रयागराज में शुक्रवार को जो हिंसा हुई थी उसमें अब तक जो पड़ताल की गई है उसमें एक चीज सामने आई है कि बड़ी संख्या में जो बाहरी लोग हैं उनको बुलाया गया था। ये शहर के अलग अलग हिस्सों से लेकर ग्रामीण इलाकों तक के लोग थे। साथ ही साथ एक बात ये भी सामने आई है कि जो आसपास उपद्रव करने के लिए लोगों को बुलाया गया था उन्हें मुफ्त में पेट्रोल दिया गया था, खाना पानी का उनका इंतजाम किया गया था। और जो हिंसाग्रस्त अटाला इलाका है या उसके आसपास के जो इलाके हैं उनमें से जो 5 पेट्रोल पंप हैं और 5 गेस्ट हाउस वो भी जो है वो पुलिस की रडार पर है, जांच एजेंसी की रडार पर है। आशंका इस बात की जताई जा रही है कि इन्हीं 5 पेट्रोल पंपों में से लोगों को मुफ्त में पेट्रोल दिया गया था। तो वहां के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं, गेस्ट हाउसों के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं, क्योंकि 2 चीजें निकल कर सामने आई हैं कि जो पेट्रोल पंप थे वहां लोगों को मुफ्त पेट्रोल दिया गया और आसपास के जो 5 गेस्ट हाउस थे उन 5 गेस्ट हाउस में उनके वाहन खड़े कराए गए। वहीं से उपद्रवी इकट्ठा हुए, अटाला क्षेत्र तक पहुंचे और हिंसा करने के बाद फरार हो गए। तो सीसीटीवी फुटेज के जरिए उपद्रवियों की पहचान की जा रही है और साथ ही साथ ये कवायद भी की जा रही है ताकि सच का सामने आ सके कि क्या सचमुच जो है बाहरी लोगों को पैसे देकर बुलाया गया था, उनके लिए पेट्रोल का इंतजाम कराया गया था, उनके वाहन खड़ा कराए जाने का इंतजाम किया गया था, उनके खाने पीने का इंतजाम किया गया था। तो जब केस जो है वो पूरा अदालत में जाए तो पुख्ता सबूत सामने आए और हिंसा की पूरी साजिश का पर्दाफाश हो सके, इसी वजह से पेट्रोल पंपों को और जो गेस्ट हाउस है उनकी भी निगरानी की जा रही है, सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। देखना होगा कि किस तरीके से कब तक अंजाम तक पहुंचती है इन लोगों पर होने वाली ये कार्रवाई। मोइन, शुक्रिया, आगे भी अपडेट आपसे लेते रहेंगे।
यूपी में चल रही बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ जमीयत उलेमाए हिंद की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करने जा रहा है। ये सुनवाई जस्टिस एएस बोपन्ना और विक्रम नाथ की बेंच करेगी। जमीयत ने कोर्ट से मांग की है कि वे यूपी सरकार को इस कार्रवाई को रोकने के निर्देश दें। याचिका में कहा गया है कि बिना उचित कानूनी प्रक्रिया के ये कार्रवाई हो रही है। साथ ही बुलडोजर एक्शन के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग भी जमीयत की ओर से की गई है। जमीयत के इस याचिका में कहा गया है कि बुलडोजर एक्शन से पहले राज्य के मुख्यमंत्री, एडीजी और कानपुर के पुलिस कमिश्नर ने इसे लेकर बयान दिए। इससे साफ है कि जानबूझकर एक पक्ष को निशाना बनाया जा रहा है और इस पर अब राहत की उम्मीद सुप्रीम कोर्ट से जमीयत उलेमाए हिंद कर रहा है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर, आज इस मामले में सुनवाई होनी है। अपडेट ले लेते हैं इस मामले में। दिल्ली से हमारे संवाददाता अविनाश इस वक्त जुड़ चुके हैं। अविनाश, आज ये सुनवाई होने वाली है, किस तरह की राहत की उम्मीद यहाँ की जा रही है और क्या कुछ अपडेट है इसे लेकर? देखिए, अगर बात करें तो तकरीबन 11:30 बजे करीब ये सुनवाई हो सकती है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की अवकाशकालीन बेंच आज इस मामले को सुनने जा रही है। क्योंकि जमीयत उलेमा हिंद ने जो अपनी याचिका लगाई है उसमें साफ तौर पे कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार, खासतौर से जो प्रयागराज में और कानपुर में जिस तरीके से बुलडोजर चलाया है वो पूरी तरीके से अवैध है और उत्तर प्रदेश सरकार लगातार जानबूझकर एक संप्रदाय के खिलाफ इस तरीके की कार्रवाई कर रही है, जो कि काफ़ी खतरनाक है। लिहाजा इस कार्रवाई पर रोक लगनी चाहिए, ऐसा बात जमीयत उलेमा हिंद ने अपनी याचिका में कही है, जिसके बाद आज सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई करने जा रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जमीयत ने अपनी याचिका में कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार लगातार अवैध तरीके से तमाम सारे निर्माणों को ढहा रही है, जिसका जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार कार्रवाई कर रही है वो एक तरफा है। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में आज उत्तर प्रदेश सरकार भी अपना जवाब दाखिल करेगी। क्योंकि जब दलीलें रखी जाएगी तो अतीत में भी जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर तमाम सारी जगहों पे बुलडोजर चलाया गया है उस बात को लेकर के भी जिक्र होगा। क्योंकि हमने देखा था कि जब जहांगीरपुरी हिंसा मामले में बुलडोजर के वहां पे चलने को लेकर के केस लगा था तो उत्तर प्रदेश सरकार के कार्रवाई का भी जिक्र किया गया था। लेकिन उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कह दिया था कि वो अन्य राज्यों की सरकार क्या कर रही है इस पर सुनवाई नहीं करेगी, क्योंकि अवैध अतिक्रमण हटाना सरकार का काम है। तो लिहाजा उत्तर प्रदेश सरकार को भी आज जवाब देना होगा कि जिस तरीके से उसने तमाम सारे जो इमारत ढहाए हैं वो पूरी तरीके से अवैध रहे हैं या पूरी तरीके से गलत रहे हैं, इसी को लेकर के आज दलीलें रखी जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार अपनी बातों में क्या कुछ कहती है और इसके अलावा जमीयत उलेमा हिंद क्या कुछ कहती है। अगर जमीयत उलेमा हिंद के दावों में पुष्टि होती है, दावों में जो है कहीं ना कहीं सच्चाई नजर आती है तो सुप्रीम कोर्ट रोक लगा सकता है। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार जिस तरीके से लगातार अपने तमाम सारे कार्रवाई को वैध ठहरा रही है और लगातार कह रही है कि जितने भी अवैध इमारत थे उन्हीं को ढाया गया है, किसी वैध इमारत को नहीं ढाया गया, तो आज सुप्रीम कोर्ट में तमाम सारी बातों का प्रमाण देना होगा कि ऐसे मामलों में साफ तौर पर टाइमिंग और एक समुदाय विशेष पर ही अगर ऐसी कार्रवाई होती है तो उन पर सवाल उठते हैं और इसी का जिक्र इस याचिका में भी किया गया है। देखना होगा कोर्ट से आज क्या राहत मिलती है या फिर क्या कुछ कहा जाता है। आप इस पर नजर रखिएगा अविनाश, फिलहाल के लिए शुक्रिया। और बढ़ते हैं आगे बस्ती से खबर, जहां सड़क हादसे में एक ही परिवार के 4 लोगों की जान चली गई। 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, अस्पताल में इन्हें भर्ती कराया है। यह हादसा हुआ है, इस वक्त ये जानकारी आपको बस्ती से दे रहे हैं। सड़क हादसे में एक ही परिवार के 4 लोगों की जान चली गई। बेहद दुखद ये खबर मिल रही है। 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं इस हादसे में, अस्पताल में इन्हें भर्ती कराया गया। अनियंत्रित होकर अज्ञात वाहन से ये कार टकरा गई थी। गोरखपुर के पादरी बाजार के रहने वाले ये कार सवार बताए जा रहे हैं। बस्ती जिले के कप्तानगंज थाना क्षेत्र में स्थित खजुहा के निकट नेशनल हाईवे की ये घटना है। सीएम योगी ने भी हादसे पर दुख जताया है। सड़क हादसा हुआ है। दुखद ये है कि इस सड़क हादसे में एक ही परिवार के 4 लोगों की जान चली गई। बस्ती में रात के समय यह हादसा हुआ। 3 लोग हादसे में घायल हुए हैं। अनियंत्रित होकर अज्ञात वाहन से कार टकराई थी, जिसमें एक ही परिवार के 4 लोगों की जान चली गई। 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। गोरखपुर के पादरी बाजार के रहने वाले ये कार सवार बताए जा रहे हैं। बस्ती जिले के कप्तानगंज थाना क्षेत्र में स्थित खजुहा के निकट नेशनल हाईवे की घटना है, जिस पर सीएम योगी ने भी दुख जताया है। और बढ़ेंगे आगे, आज देश भर में राजभवन का घेराव करने जा रही है कांग्रेस। लखनऊ में आज राजभवन का घेराव कांग्रेस करेगी, ये बड़ी खबर। सुबह 11 बजे राजभवन घेराव की तैयारी कांग्रेस ने कर ली है। कांग्रेस का आरोप है कि राहुल गांधी को प्रताड़ित किया जा रहा है। राहुल गांधी से ईडी पूछताछ कर रही है और इसी का विरोध अब कांग्रेस के नेता जगह जगह कर रहे हैं। अलग अलग राज्यों में कांग्रेस की जो यूनिट है वो प्रदर्शन कर रही है और अब 11 बजे
लखनऊ में भी राजभवन का घेराव कांग्रेस करेगी। राहुल गांधी से 3 दिन ईडी ने पूछताछ की है। कई घंटों तक ये पूछताछ चली है। अनुभव शुक्ला का रुख कर लेते हैं, संवाददाता लखनऊ से जुड़ चुके हैं। अनुभव, बताएं कि किस तरह की ये तैयारी है, क्या कांग्रेस के आरोप है? देखिए, जिस तरीके से ईडी लगातार राहुल गांधी से पूछताछ कर रही है, पहले 10 घंटे फिर 8 घंटे लगातार, उसको लेकर कांग्रेस में कहीं ना कहीं रोष है। और हमने पहले दिन भी देखा किस तरीके से यहीं लखनऊ में ही कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे वो सड़कों पर आ गए। पुलिस से उनकी झड़प भी हुई, पुलिस ने रोकने की भी कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद जो लखनऊ में प्रवर्तन निदेशालय का कार्यालय वहाँ तक वो पहुँच गए थे। और फिर आज जिस तरीके से कांग्रेस ने पूरे देश में ये कॉल दी हुई है कि पार्टी के कार्यकर्ता पार्टी कार्यालय से निकलेंगे, राजभवन तक पैदल जाएंगे, पैदल मार्च करते हुए वहाँ पर ज्ञापन देंगे। हालांकि लखनऊ पुलिस ने ऐसी तैयारी की है कि जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो कांग्रेस कार्यालय से बाहर ना निकलने पाए, वहीं पर बैरिकेडिंग की हुई है। लेकिन फिर भी कुछ कार्यकर्ता इस कोशिश में हैं कि वो राजभवन पहुंच जाएं पुलिस को चकमा देकर, और वहां पर पार्टी ने चूँकि पहले से ही कॉल दिया हुआ है सभी को, तो वहां पहुंचकर राज्यपाल को अपना ज्ञापन सौंपे। और ज्ञापन में यही सारी बातें हैं कि किस तरीके से ये जानबूझकर कार्रवाई की जा रही है, परेशान किया जा रहा है। और लगातार हमने 3 दिन यही तस्वीरें दिल्ली में देखी कि वहाँ तमाम जो कांग्रेस शासित राज्य है वहाँ के चीफ मिनिस्टर तक पहुँच गए, वो लगातार वहाँ बैठे हुए धरने पर। कांग्रेस के बड़े नेताओं को हाउस अरेस्ट किया गया है। तो हो सकता है कि आज भी जो कांग्रेस के लीडर हैं, खासतौर से उनके 2 विधायक हैं उत्तर प्रदेश में, उनको और कुछ और जो लीडर हैं उनको भी हाउस अरेस्ट करने की तैयारी है। लेकिन कोशिश यही है लखनऊ पुलिस की कि उनको कार्यालय से बाहर ना निकलने दिया जाए। अब खबर लखनऊ से, जहां लखनऊ के कई इलाकों में आज बिजली सप्लाई बाधित रहेगी। मरम्मत कार्य के चलते अमीनाबाद और इंदिरा नगर में बिजली सप्लाई ठप रहेगी। सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक बिजली सप्लाई बंद रहेगी। तो ऐसे में जो भी आपके जरूरी काम है उसे देखते हुए, इन समय को देखते हुए ही आप उन्हें शेड्यूल कर सकते हैं। इससे नजीराबाद, गोइन रोड, लाल मस्जिद वाली गली, बुक मार्केट सहित आसपास के इलाकों में बिजली सेवाएं प्रभावित होंगी। तो ये अहम जानकारी आपको इस वक्त दे रहे हैं, जहां लखनऊ के कई इलाकों में आज बिजली सप्लाई बाधित रहने वाली है। और इसका कारण मरम्मत कार्य बताया जा रहा है। मरम्मत कार्य के चलते अमीनाबाद और इंदिरा नगर में बिजली सप्लाई ठप रहेगी। सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक बिजली सप्लाई बंद रहने वाली है। और इन इलाकों में खासतौर पर नजीराबाद, गोइन रोड, लाल मस्जिद वाली गली, बुक मार्केट सहित आसपास के इलाके हैं जो इस बिजली सेवा से प्रभावित रहने वाले हैं। यहाँ मरम्मत कार्य चल रहा है और इस वजह से कुछ घंटों के लिए आज बिजली सप्लाई बाधित रहने वाली है। लखनऊ के कई इलाके इसमें शामिल हैं। नजीराबाद गोइन रोड है, लाल मस्जिद वाली गली है, बुक मार्केट है। इसके आसपास के कुछ और इलाके हैं जहां पर आज बिजली सप्लाई बाधित रहने वाली है। और इसका समय 9 बजे से शाम 4 बजे तक रहेगा। मरम्मत कार्य चल रहा है और इस कारण कुछ दिक्कत यहां लोगों को झेलनी पड़ेगी। गर्मी का समय है, ऐसे में 9 बजे से 4 बजे तक बिजली ना होने की वजह से लोगों को समस्या हो सकती है। लेकिन मरम्मत कार्य है जो जरूरी है और इसी के चलते आज ये बिजली प्रभावित रहने वाली है। इन इलाकों में अमीनाबाद और इंदिरा नगर में बिजली सप्लाई ठप रहेगी। पूरे प्रदेश में आज से सभी सरकारी स्कूल खुल गए हैं। हालांकि पहले दिन स्कूलों में छात्रों की संख्या बेहद कम दिखी। वहीं आधी अधूरी तैयारियों के बीच स्कूल खुलने से परेशानियां भी दिखी हैं। प्राइमरी स्कूल में बच्चों के पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। जिस तरीके से इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है, उसे देखते हुए शिक्षक संघ और अभिभावकों ने स्कूल ऐसे समय पर खोले जाने को लेकर अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। जहां रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही है और ऐसे में सरकारी स्कूल खुल गए हैं आज से। उत्तर प्रदेश के काफी अव्यवस्थाएं भी इस दौरान दिखी हैं। उत्तर प्रदेश में गर्मी की छुट्टियों के बाद जो सरकारी स्कूल हैं या हम कहें प्राइमरी स्कूल हैं वो आज से खुल गए हैं। हम लखनऊ में ये जो जिया मऊ का सरकारी स्कूल है वहाँ मौजूद हैं और यहाँ देखिए स्कूल खुलने के साथ ही बच्चे जो है वो विद्यालय पहुँचे हैं और फिलहाल जो प्रार्थना है उसमें शामिल हो रहे हैं। हालांकि इस पूरे स्कूल की अगर बात करें तकरीबन 160 छात्र हैं, पर पहले दिन बहुत कम संख्या में बच्चे आए हैं क्योंकि जिस तरीके से स्कूल की टाइमिंग रखी गई है सुबह 7:30 बजे से 12:30 बजे तक, ऐसे में भीषण गर्मी है, चिलचिलाती धूप है और कहीं ना कहीं बच्चों को दिक्कत होगी। बहुत सारे जो अभिभावक हैं वो भी यही सवाल उठा रहे हैं कि इतनी गर्मी में स्कूल को खोला जा रहा है और शिक्षक संघ भी यही बात लगातार उठा रहे हैं।
साथ ही साथ किताबें हैं नहीं अभी स्कूलों में, यानी जो बच्चे नए सेशन में पहुँचे हैं उनके पास नई किताबें नहीं हैं, उन्हें फ़िलहाल पुरानी किताब से ही पढ़ाई करनी पड़ेगी। और आधी अधूरी जो तैयारी है उसके साथ स्कूल खोल दिए गए हैं। इस स्कूल की अगर बात करें, यहाँ आपको देखिए पानी की टंकी नज़र आ रही है, बच्चों के पीने के लिए ये टंकी लगाएगी, लेकिन यहाँ पर पानी है नहीं। नल को खोलिए, पानी है नहीं यहाँ पीने के लिए। इसी तरह इधर जो पानी की व्यवस्था है, यहाँ पर भी सारे नल सूखे हुए हैं, टंकी सूखी हुई है, पानी भरा नहीं जा रहा है। ये देखिए चलता ही नहीं है। खैर, आधी अधूरी तैयारियों के बीच ये विद्यालय आज से खोले गए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से गर्मी का प्रकोप लगातार हमें देखने को मिल रहा है, उस गर्मी के बीच स्कूल खोले जाने पर अभिभावक भी सवाल खड़े कर रहे हैं और शिक्षक संघ भी सवाल खड़े कर रहे हैं। कैमरे से हरिओम के साथ अनुभव शुक्ला, एबी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।